विनायक दामोदर सावरकर क्या वीर थे या माफी वीर थे? प्रश्न काफी लोगों के मन में आता है। कई लोग विनायक दामोदर सावरकर को कायर कहते हैं और कई लोग तो इन्हें अपना मानते ही नहीं है। जो लोग सावरकर को माफी वीर बताने में लगे हुए हैं वो लेफ्ट विंग से फेमस हैं। ये लोग सावरकर को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं राइट विंग, जिसे आज के समय में कई लोग गोदी मीडिया भी साबित करना चाहते हैं। गोदी मीडिया ये लगा लो जो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक है। ये बंदे राइट विंग वाले सावरकर को मोहनदास करमचंद गांधी जी के समतुल्य रखते हैं। आज की वीडियो में मैं वीर सावरकर से रिलेटेड सारे भ्रम को दूर कर दूंगा। जिन्हें लगता है कि सावरकर माफी वीर थे वे लोग तो जरूर इसे देखें, क्योंकि मैं सावरकर जी को विद फैक्ट भारत का सबसे बड़ा महान वीर क्रांतिकारियों में से एक प्रूव कर दूंगा। क्योंकि क्रांतिकारियों में कोई नंबर नहीं होता, सबका अपना अपना अहम योगदान होता है। इसमें कोई ये नहीं काउंट कर सकते कि उसका ज्यादा योगदान था, इसका कम योगदान था। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। मैं अभिषेक शर्मा हम सबके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सावरकर का जीवन परिचय नहीं है, हम सीधा टिप टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है वीर या माफी वीर। जीवन परिचय की बात तो मैं किसी और वीडियो में कर लूंगा। वीर विनायक दामोदर सावरकर जी एक स्वतंत्रता सेनानी, हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार, वकील, कवि, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ रहे हैं। इनके दो भाई और हैं और वो दोनों ही क्रांतिकारी थे। बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर था, जो कि खुद काला पानी की सजा काट के आए हुए थे, और छोटे भाई का नाम था नारायण दामोदर सावरकर, जो कि पेशे से डॉक्टर थे। यानी तीनों भाई तीनों क्रांतिकारी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कायर थे। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है ना ये। विनायक दामोदर सावरकर जी के शुरुआत से ही विचार क्रांतिकारी थे। वे अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते थे। वे अंग्रेजों को कच्चा चबा जाना चाहते थे। यानी गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा के वे बिल्कुल अपोजिट थे। वे अपने दल में भी ऐसे ही लोगों को रखना चाहते थे जो देश को बल के रास्ते पर, हिंसा के रास्ते पर चलकर आजाद कराएं, जो अंग्रेजों को मार मार कर देश से बाहर कर दे। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। 1902 में 19 साल के वीर सावरकर जी का एडमिशन पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ था, और कॉलेज में भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने जारी रखा था। 1904 में सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि अभिनव भारत, जो इनकी सीक्रेट सोसाइटी का नाम था, वो बनाई थी, जहां ये गुप्त तरीके से संगठन चलाते थे और क्रांतिकारियों को अपने देश को अखंड भारत बनाने की मां भारती की कस्में दिलाते थे। और जो ये सीक्रेट सोसाइटी है ना, अभिनव भारत, यो इन्होंने इटली की यंग इटली नाम से जो एक संस्था है, जो जूसेफ मैत्सिनी द्वारा चलाई गई थी, उसमें उनका यही सोच थी कि वो जो इटली है, जो काफ़ी प्रोविंस में बटा हुआ था, उसको अखंड बनाने की सोची थी। और ऐसे ही तो वीर सावरकर कहते थे, वे भी भारत को एक अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आह्वान के कारण सावरकर ने ब्रिटिश सामान और कपड़ों की होली जलाई थी, जिसके कारण उन्हें अपने स्कूल से निकाल दिया था। जिसके कारण तिलक जी प्रभावित होकर सावरकर जी को श्याम कृष्ण वर्मा जी से कहकर उनकी स्कॉलरशिप लगवाते हैं। और वर्मा जी एक अमीर गुजराती बिजनेसमैन थे, जो लंदन में इंडिया हाउस नाम से एक हॉस्टल चलाते थे। ये इंडिया हाउस बेसिकली ये लगा लो कि बड़े बड़े क्रांतिकारियों का घर था। यहाँ बीकाजी कामा, लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा जैसे बड़े क्रांतिकारी यहीं रहते थे। सावरकर 1906 में लंदन में LLB करने के लिए पहुंचे थे, और यहीं इंडिया हाउस में सावरकर जी मोहनदास करमचंद गांधी से पहली बार मिलते हैं। अब तक गांधी जी को महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी, क्योंकि समय 1906 का था, अभी तो वो भारत भी नहीं आए थे। मोहनदास करमचंद गांधी सावरकर को अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए इंडिया हाउस पर खाना खाने के लिए आए थे। इस समय सावरकर जी गांधी जी को प्रॉन्स ऑफर करते हैं, यानी कि वो उस समय झींगा पका रहे थे, और जिस समय उनकी आपस में वार्तालाप हो रही थी गांधी की और उनकी, जब वो उनको ऑफर करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मैं कैसे आपकी ये झींगा मछली आपके साथ बैठ के भोजन कर लूँगा। तो सावरकर जी कहते हैं कि बस इसी से आप मेरी सोच को समझ जाइए कि मैं अंग्रेजों को जैसे झींगा को चबा रहे ना, वैसे ही कच्चा चबा जाना चाहता हूँ। और कहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँ, हमारी तो विचारधारा भी नहीं मिलती।
सावरकर जी हिंदू समाज को बांटने का सबसे बड़ा कारण ही जाति व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन गांधी जी जाति व्यवस्था को हिंदू समाज में होना अच्छा बताते थे। बेसिकली गांधी जी कहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है ना, काम के आधार पर बटी होनी चाहिए इसके पर, लेकिन सावरकर तो कहते थे बिल्कुल ही खत्म कर दो जाति व्यवस्था को। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी। कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं, उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी वीर सावरकर एक अच्छे लेखक भी थे। उन्हें 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखी थी, जिसे अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। यानी ये पुस्तक लिखनी तो उन्होंने 1907 में शुरू की थी, जिसका अंग्रेजों को पता लग गया और उन्होंने इस पुस्तक को पहले ही 1909 में जाकर बैन कर दिया था। ये पुस्तक उस समय के क्रांतिकारियों की भगवत गीता थी। बड़े बड़े क्रांतिकारी इसे चोरी छिपे पढ़ा करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 के समय हुई क्रांति को मात्र एक सैनिक विद्रोह बोलकर भारतीयों को बदनाम किया था। वीर सावरकर ने पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया था कि जो ये स्वतंत्रता संग्राम था, ये केवल सैनिकों का नहीं था, बल्कि इसमें पूरे भारत के लोग एक छत यानी कि बादशाह बहादुर शाह जफर की छतरी के नीचे इकट्ठे होकर लड़े थे। सावरकर की किताब से पहले भारतीय इसे केवल एक छोटा सा सैनिक विद्रोह बताते थे, क्योंकि जो उन्हें पढ़ा जाएगा वही तो बता पाएंगे। और ये बैन इस बात की चीख चीख कर गवाही देता है कि सावरकर ने कभी भी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। अगर दिया होता तो इस पुस्तक को बैन नहीं करते, बल्कि बैन करने की बजाय अंग्रेज इसे 12वीं की कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में एक चैप्टर बनवाकर इस किताब को बढ़ावा देते। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे व्यूअर्स, कुछ तो दिमाग लॉजिक लगाओ। जो पुस्तक को बैन कर रहे हैं वो बंदा कैसे अंग्रेजों का साथ दे सकता है? तो यहां से एक तरह से ये भी क्लियर होता है कि सावरकर जी सच में ही वीर थे। 1907 से पहले भारत की हर इंटरनेशनल गैदरिंग में ब्रिटिश यूनियन जैक का यूज होता था, लेकिन 1907 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की सभा में जर्मनी के अंदर पहली बार श्याम कृष्ण वर्मा जी के साथ मिलकर मैडम बीकाजी कामा ने भारत का पहली बार तिरंगा फहराया था, और यही तिरंगा आज वाले तिरंगे से प्रेरित होकर बनाया गया है। मैडम बीकाजी कामाबाई और श्याम कृष्ण जी वर्मा इंडिया हाउस में सावरकर जी के साथ रहते थे, उनकी तारीफ भी करते थे। अगर सावरकर कायर होते तो ये लोग उसे अपने साथ क्यों रखते? इसका मतलब तो मैडम बीकाजी कामाबाई भी कांग्रेस के लिए क्रांतिकारी नहीं है या है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस तिरंगे का डिजाइन भी मैडम बीकाजी कामाबाई ने विनायक वीर सावरकर के साथ मिलकर ही बनाया था। 1909 में लॉर्ड मिंटो पर बॉम्ब फेंका गया था, जिस षड्यंत्र में वीर विनायक जी के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर जी का नाम आया था, जिसके कारण गणेश जी को काला पानी की सजा हो ही चुकी थी। यानी सावरकर जी से पहले तो उनके बड़े भाई गणेश जी जा चुके थे काला पानी। दिसंबर 1909 में ही अभिनव भारत के सदस्य रहे अनंत लक्ष्मण कनेरे ने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन की हत्या कर दी थी। कनेरे का घर छानने के बाद अंग्रेजों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सावरकर के द्वारा लंदन से भेजे गए लेटर, 20 पिस्तौल, उसकी बैन हुई पुस्तक, बम बनाने की सामग्री और जो बम बनाने की टेक्निक है वो भी इंडिया में गुप्ती तौर पर पहुंचाई गई थी। ये पता चला था लेटर के थ्रू, ये मिली नहीं थी 20 पिस्तौल वहां पर, वो लेटर में मिले थे इनको ये बातें। इसके बाद से वीर विनायक दामोदर सावरकर जी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाता है। इस इंसिडेंट से पहले ही 11 जुलाई 1909 को सावरकर के साथी मदन लाल ढींगरा अंग्रेजी ऑफिसर कर्नल वाइली की हत्या कर देते हैं लंदन में जहांगीर हॉल के अंदर। मदन लाल ढींगरा जी सावरकर जी के साथी हैं, वे इंडियन हाउस में इन्हीं के साथ रहते थे। इसके बाद तो सावरकर को मानो अंग्रेजों ने अपना जानी दुश्मन बना लिया था और सावरकर को मार्च 1910 में गिरफ्तार कर लिया था। और इस समय तक यानी कि 1910 में जो विनायक दामोदर सावरकर का कद गांधी जी से भी ऊंचा था, क्योंकि गांधी जी इस समय साउथ अफ्रीका में भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे और इंडिया में तो केवल वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ही थे। वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को स्पेशल जहाज से SS मौर्या से उन्हें वापस भारत लाया गया था। वैसे भारत लाते समय सावरकर ने एक इंटरेस्टिंग काम किया था। चलिए आपको इनकी बहादुरी का एक किस्सा और सुनाता हूँ। जब मौर्या ब्रिटिश शिप
फ्रांस के बंदरगाह मार्सेली पर मेंटेनेंस के लिए रुकती है तो वीर सावरकर बड़ी चालाकी से टॉयलेट में बने पोर्ट होल से अपने दुबले पतले शरीर को बाहर निकालते हैं और खुले समुद्र में छलांग लगा देते हैं और फ्रांस की भूमि पर जाकर पॉलिटिकल रिफ्यूजीज की डिमांड करते हैं फ्रांस की पुलिस से। लेकिन लैंग्वेज इशू होने के कारण फ्रांस की पुलिस ये समझ नहीं पाती और सावरकर को ब्रिटिश पकड़ ले जाते हैं वापस। भारत में उन पर अबैटमेंट ऑफ मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं। अबैटमेंट टू मर्डर बेसिकली ये होता है कि आपने मर्डर करने के लिए उकसाया है और लोगों को। अंग्रेजी हुकूमत वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को 25-25 साल की 2 बार जेल की सजा सुनाती है, यानी उसको 2 बार उम्र कैद मिली थी। 1911 में 28 साल की आयु में उन्हें काला पानी भेज दिया गया था। काला पानी जाने से पहले उन्हें डोंगरी, बायाकुला, थाने की जेलों का भी सफर किया था। और हाँ, काला पानी दुनिया की सबसे खतरनाक बेरहम जेलों में से एक है। एक बार बस गूगल पर जाकर जेलर बैरी के बारे में सर्च कर लेना। काला पानी रूह कपा देने वाली सजाएं और यातनाएं होती हैं। फांसी तो यहाँ रोज की बात होती है और यहाँ के कैदियों को जेल से अच्छी तो आत्महत्या लगती है। और इसके बारे में, काला पानी के बारे में और जानना तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना चुकी है कि काला पानी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कैसे बनी, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। सावरकर को तो यहाँ पर 50 साल काटने थे। सावरकर को 13 गुना 7 फीट की कोठी नंबर 52 मिली थी और सब कैदियों के लिए यहाँ पर लगभग 693 कमरे होते थे, यानी सब कैदियों के लिए अलग अलग कमरे होते थे। इस भयानक दौर से गुजरने के बाद ही सावरकर जी को वीर का टाइटल मिला है। और ऐसे ही नहीं किसी को वीर का टाइटल मिल जाता। जेल तो गांधी भी गए थे और नेहरू भी गए थे, लेकिन जरा गांधी जी की आगा खां वाली जेल की तस्वीर देखिए, फिर नेहरू जी की अहमदनगर फोर्ट वाली जेल को देखिए, फिर वहीं कंपेयर कीजिए सावरकर की काला पानी वाली जेल को। और हाँ, कई बार तो जो VIP ट्रीटमेंट वाले कैदी होते हैं उनको अपने साथ कुक भी लेके जाना होता था। इनमें गांधी जी को भी कई बार और नेहरू जी को भी कई बार स्पेशल खाना मिलता था, क्योंकि उनको उनके ही इन्वायरमेंट वाली जेल भी दी जाती थी। सावरकर ने जेल में रहकर 6000 कविताएं लिखी। अंग्रेज सरकार सावरकर को कोई कलम किताब नहीं देते थे। वो जेल की दीवारों पर कविताएं लिखते और इन्हें कंठस्थ भी करते थे, क्योंकि अंग्रेज इनको मिटा देते थे। यहाँ इनको थोड़ी ना VIP ट्रीटमेंट मिलता था जैसे गांधी जी और नेहरू जी को मिलता था। उन्हें तो स्पेशल किताबें प्रोवाइड की जाती थी पढ़ने के लिए। काला पानी की सजा के दौरान सावरकर जी ने कुल 6 बार माफी मांगी थी। क्या ये सच है या नहीं? हाँ, सावरकर जी ने कुल 6 बार माफी मांगी थी। इनमें से कुछ इंटरनेट पर मौजूद है, आप पढ़ सकते हो आज भी। इनमें लोगों को ज्यादातर सावरकर को यूअर ओबीडियंट लिखने पर ज्यादा दिक्कत होती है, बट उन्हें ये नहीं पता कि सावरकर वकील थे और चिट्ठी लिखने का एक फॉर्मेट होता है, बस सावरकर ने उसे ही फॉलो किया था। आप खुद स्कूल में छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते वक्त यूअर ओबीडेंट, यूअर फेथफुली, डियर सर जैसे शब्दों का यूज करते हो ना, चाहे आप प्रिंसिपल से कितने ही चिढ़ते क्यों ना हो। दूसरी चिट्ठी में वो अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल होने की बात कहते हैं। ये बात भी सच है, देखो उन्होंने ऐसा लिखा था। लेकिन ये बात भी तो सच है कि सावरकर काफी चतुर थे। वे अपने आप को किसी भी कीमत पर बाहर चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं जो बाहर रहकर इंडिया के लिए काम कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता। और कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि भगत सिंह ने तो माफी नहीं मांगी थी। तो देखिए, भगत सिंह ने जो फांसी का फंदा वो चूमा था। उनकी नैतिकता और सावरकर जी की नैतिकता में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। भगत सिंह ने जब बम फेंका था तभी ये सोच लिया था कि मेरे को तो फांसी का फंदा ही चाहिए, और वीर सावरकर जी सोचते थे कि मैं जिंदा रहकर जितना काम कर लूंगा उतना मरकर काम नहीं कर सकता। और सावरकर ने आखिरी चिट्ठी गांधी जी के कहने पर लिखी थी। ये भी सच है, क्योंकि गांधी जी भी कहीं न कहीं सावरकर को आजाद और अपने साथ खड़ा देखना चाहते थे। गांधी जी ने सावरकर की रिहाई को लेकर लेख भी लिखा था समाचार पत्र के अंदर। 1927 में गांधी सावरकर से रत्नागिरी में मिलने जाते हैं उनके स्वास्थ्य को जानने के लिए। तो सावरकर गांधी जी को धन्यवाद भी करते हैं उनकी मदद करने के लिए। माफी तो नेहरू जी ने और सचिंद्र नाथ सैनियाल जी ने भी मांगी थी। और सचिंद्र नाथ ये वही हैं जिन्होंने HRA की स्थापना की थी। HRA वही है जिसके अध्यक्ष बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी रहे हैं। और सचिंद्र नाथ सैनियाल जी एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जिसने 2 बार काला पानी की सजा काटी थी। एक बार तो वीर सावरकर के समय, जब वीर सावरकर ने इन्हें समझाया था कि आप माफी मांग लो और आप आजाद होकर भारत के प्रति काम करो। और दूसरी बार सजा सचिंद्र नाथ सैनियाल जी को काला पानी से आजाद होने के बाद ही इन्होंने जाते ही काकोरी कांड कर दिया था, और काकोरी कांड के कारण इन्होंने फिर काला पानी की सजा काटी थी।
आपको बता दूं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी, आजाद हिंद फौज के सभी अफसरों को ये हिदायत थी कि वो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जरूर पढ़े एक बार, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की उस समय की गीता बन गई थी। अगर सावरकर जी कायर होते तो ये लोग उनकी लिखी किताब को क्यों पढ़ रहे थे और क्यों ये एक कायर की बात को मान रहे थे कि जो उन्होंने लिखा वो सच है या नहीं। सावरकर जी का नाम बदनाम करने वाले लोग कहते हैं कि सावरकर जी ने ही महात्मा गांधी जी की हत्या करवाई थी, लेकिन रेड फोर्ट ट्रायल में इन्हें बाइज्जत बरी किया गया था। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती कि वो बरी हों, और ये लोग ये भी नहीं चाहते कि आपको पता लगे कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो दंगे हुए थे उनमें सबसे पहली आजाद भारत में जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो वीर विनायक दामोदर सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर की ही हुई थी। और ये लोग ये भी नहीं चाहते कि वीर विनायक दामोदर सावरकर जी बरी हों, इसलिए तो बार बार अलग अलग कमीशन बैठाते हैं। सन 1969 में कपूर कमीशन भी इसी में से एक थी। इस कमीशन को शक था कि शायद सावरकर का हाथ हो सकता है गांधी असैसिनेशन में। 2018 में एक PIL दाखिल हुई जिसमें कोर्ट ने क्लियर किया कि कपूर कमीशन का शक सही नहीं है, रेड फोर्ट वाला ट्रायल ही सही है जिसमें सावरकर को बाइज्जत बरी किया गया था। इससे एक बात तो क्लियर है, कमीशन बैठती है कांग्रेस के समय में और PIL दाखिल होती है बीजेपी के समय में। यानी इन पार्टियों ने क्रांतिकारियों को भी अपने फायदे के अनुसार बांट लिया है। ठीक उसी तरह जैसे इंदिरा ने भिंडरावाले के साथ किया था, बनाने वाले भी हम, गिराने वाले भी हम, और जो गिरने से देश का नुकसान होगा वो तो नुकसान तो देश की जनता का ही होगा। खालिस्तान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों। अब बात आती है क्या सावरकर नास्तिक थे? तो सावरकर खुद को नास्तिक तो बताते थे, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी और वो उन बुराइयों को न मानने के कारण अपने को नास्तिक बताते थे। वो हिंदू धर्म में 7 बंधन बताते थे जिनको तोड़ना चाहिए, जो इस प्रकार है। सबसे पहली है वेदबंदी, वो चाहते थे कि वेदों का सबको पढ़ना चाहिए। दूसरी है व्यवसाय बंदी, वो चाहते हैं जिसको जो काम आए वो करना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं होता ये व्यवसाय उसके लिए फिक्स है। तीसरी है स्पर्शबंदी, यानी वो छुआछूत के भी खिलाफ थे। चौथी है समुद्रबंदी, उस समय माना जाता था कि जो भी लोग समुद्र पार करके दूसरे स्थान पर जाता है वो अपने धर्म जाति को त्याग देता है। वे इसके खिलाफ थे क्योंकि सावरकर खुद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर काला पानी की सजा काटने गए थे, इससे वो भी अपनी जाति को त्यागते हैं ऐसे। तो 5वें नंबर पर आता है शुद्धिबंदी। शुद्धिबंदी का मतलब जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं उनको वापस कन्वर्ट करना चाहिए, यानी शुद्धिबंदी को भी तोड़ना चाहिए। उस समय के लोग मानते थे कि जिसने एक बार कन्वर्ट कर लिया उसको वापस हिंदू नहीं बनाया जाता। दूसरे नंबर पर आता है रोटीबंदी, यानी वो रोटी को भी चाहते थे कि ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। 7वीं थी बेटी बंदी, यानी वो समाज में ये चाहते थे कि एक तरह से ये बेटी बंदी ये लगा लो कि वो लव मैरिज को ही प्रमोट कर रहे थे, यानी वो चाहते थे कि किसी समाज की बेटी का किसी समाज के साथ विवाह हो सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। कांग्रेस सरकार सावरकर को इसलिए अपना नहीं मानती है क्योंकि उनके जो विचार हैं ये तो हिंदुओं के प्रति काफी नरम थे। वे हिंदू राष्ट्र अखंड भारत की डिमांड करते थे। वो केवल उन्हें भारतीय या हिंदू मानते हैं जो भारत को पितृभूमि, मातृभूमि, पवित्र भूमि मानते हो। लेकिन पितृभूमि, मातृभूमि तो हो सकती है सबकी, लेकिन पवित्र भूमि ये केवल उसी की होगी जैसे सिखों की, जैनियों की, बौद्धों की और हिंदुओं की। लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तो ये पवित्र भूमि नहीं है, तो वो तो इस देश के बाशिंदे नहीं हुए। लेकिन वे कहते थे कि अगर वो भी इसे मान ले तो वो भी इस भारत देश के ही नागरिक थे। और हाँ, आपको यहाँ पर बता दूं कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वीर सावरकर की है वही आइडियोलॉजी आज के समय में RSS ने भी अपनाई है। तो बुद्धिस्ट हिंदू है, जैन हिंदू है और मुसलमान अगर वो भी इस भारत भूमि पे किसी दरगाह या मस्जिद को अपनी पुण्य भूमि माने तो क्यों नहीं। जो लोग सावरकर को अपना नहीं मानते उन्हें ये बातें हजम बिल्कुल नहीं होंगी। 1980 में इंदिरा ने सावरकर के नाम पर एक पोस्टेज स्टैंप जारी किया था, यानी उन्हें खुद इतिहास में नाम दिया था। सावरकर की मूर्ति में खुद प्राइवेट डोनेशन 11,000 का अपनी तनख्वाह में से दिया था। सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जो दूरदर्शन पर भी चलवाई गई। और ये बातें भी नहीं बताएंगे कि लता मंगेशकर की भाई को केवल इसलिए शो से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने दूरदर्शन पर सावरकर द्वारा लिखी कविता गाई थी
जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में राष्ट्रपति के नारायण से सावरकर जी को भारत रत्न देने की सिफारिश की थी, तो के नारायण ने सिफारिश को ठुकरा दिया था और के नारायण राष्ट्रपति से पहले कांग्रेस के नेता थे। 2003 में संसद में जब सावरकर जी की तस्वीर लगाई तो कांग्रेस ने बायकॉट किया था। संसद में सावरकर की मूर्ति के ठीक सामने गांधी जी की मूर्ति है। जब मोदी जी सावरकर पर फूल चढ़ाते हैं तो वो गांधी जी की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं। ऐसा ही दोनों की विचारधारा भी बिल्कुल सेम है। आप दोनों की विचारधारा को साथ नहीं रख सकते। गांधी अहिंसा की बात करते हैं तो सावरकर अंग्रेजों को कच्चा चबा जाने की बात करते हैं। गांधी जी ने इस विभाजन को स्वीकार किया तो वहीं सावरकर अखंड भारत को फिर से अपना बनाना चाहते हैं, यानी सावरकर की जो नीति है वो विस्तारवादी की नीति है, लेकिन बीजेपी दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। ये जो लोग जो सावरकर जी से चिढ़ते हैं, ये लोग आपको बार बार बताएंगे कि सावरकर ने मस्जिद पर पत्थर मारा था, पर ये नहीं बताएंगे कि सावरकर की आयु उस समय मात्र 12 साल की थी और पूरा महाराष्ट्र उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे की आग में जल रहा था। और बच्चों को तो जो बड़े बताएंगे वो उसे मान लेते हैं, यानी उनकी आइडियोलॉजी खुद की नहीं होती, वो सिर्फ बड़ों के द्वारा ही परोसी हुई आइडियोलॉजी होती है। और हाँ, एट द एंड सावरकर को हम अपना मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, यानी उस पर हम अंधा विश्वास कर लेंगे। जैसे सावरकर के गाय पर विचार थे कि गाय रक्षा करने की वस्तु तो है लेकिन पूजा करने की वस्तु नहीं है। हम तो महात्मा गांधी जी को भी मानेंगे और नेहरू को भी मानेंगे, और हम गांधी जी की भगत सिंह को न बचाने को गलत भी मानेंगे, और हिंदुओं का पक्ष कठोरता से न रख पाने की वजह से उन्हें गुनहगार भी मानेंगे, क्योंकि हिंदुओं को मानव को भगवान बनाने की बहुत गंदी आदत लग चुकी है, जो कि महात्मा गांधी जी ने हासिल कर ली थी। यानी उस समय महात्मा गांधी 1947 के समय भगवान बन बैठे थे, और जो महात्मा गांधी जी ने कर दिया वही फाइनल हो गया। हम नेहरू के सिगार व शराब को भी गलत कहेंगे, वहीं सावरकर के तंबाकू सूंघने को भी गलत कहेंगे, उनके नास्तिक होने को भी गलत कहेंगे, क्योंकि आज का भारतीय यानी कि मेरे व्यूअर्स अपने को अपना और पराये को पराया कहना सीख जाएंगे अगर वो मेरी वीडियो को रेगुलर देखेंगे। सावरकर का एक सपना था अखंड भारत हो अपना, जिसे दर्जा हासिल हो हिंदू राष्ट्र का। तो आप सावरकर की इस विचारधारा से कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। कही गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके, क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? तो भाजपा ने अपने इसमें कहा है कि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, आपने विरोध किया है, ऐसा क्यों? देखिए, कपूर कमीशन की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है, जिसको इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाया गया था महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद। जस्टिस कपूर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी के असैसिनेशन में कॉन्स्पिरेटर हैं। अब हम लोग तो एक बिंदु हैं सावरकर सिंधु की तरह थे। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें, सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें, सावरकर के संदेश को घर घर तक व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया, बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो कर सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। तो बस ऐसे ही बटा हुआ है वीर सावरकर का जीवन। कांग्रेस सावरकर को नहीं गांधी जी को अपना मानती है और वो खुलकर बोलती है, लेकिन वहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सावरकर और गांधी जी को एक साथ लेकर चलना चाहती है। पर एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये बात जिस दिन बीजेपी वाले समझ जाएंगे उस दिन सावरकर की सब लोग इज्जत कर जाएंगे। स्वतंत्र भारत से लेकर अब तक कोई हिंदू का नेता हुआ है, मतलब जिसने हिंदू के लिए खुलकर बात रखी है, वो अब तक बड़े स्तर पर केवल दो ही हुए हैं। पहले तो वीर विनायक दामोदर सावरकर जी और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी। मैंने दोनों के बारे में कवर किया है। अगर आप बाला साहब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वीर सावरकर पर पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि इतने छोटे ही वीडियो में वीर सावरकर को कवर नहीं किया जा सकता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो में गलती की संभावना रहती है, क्योंकि मैं भगवान थोड़ी ना हूँ और ना ही कोई टीम है मेरे पास, लेकिन फ्यूचर में
जरूर टीम को तो मैं हासिल कर ही लूँगा। तो बस यार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना, चैनल की रीच बने रहे इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करे जाना, जिससे फिलहाल के लिए चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि अब तक चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। तो बस यार फिर मिलता हूँ आपको किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, और मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। न जाने किस मिट्टी के बने थे जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली थी। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे थे। वे पल पल तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है।